क्या आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा कर थक चुके हैं और फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा? क्या आप कुदरती तरीके से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं? कुछ चंद आसान आदतें अपनाकर आप भी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनको अपनाकर आप अपने ब्लड प्रेशर को बगैर दवाई के भी कंट्रोल कर सकेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर खुरम शहज़ाद एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इन्फो। आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। हम इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर के हवाले से, कि ब्लड प्रेशर दरकार है। तो हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका काम है खून को पंप करना। हमारी जिस्म में जो नॉर्मल तरसील होती है न्यूट्रिएंट्स की या ऑक्सीजन की, वो होती है थ्रू ब्लड। तो ब्लड को पंप के लिए करने के लिए जो ऑर्गन है दैट इज़ हार्ट। तो बेसिकली जब हमारा दिल कॉन्ट्रैक्शन फ़ेज़ में होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके दौरान जो खून का प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर जो लगता है उसको हम कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और 2 कॉन्ट्रैक्शन के फ़ेज़ेज़ के दरमियान का जो टाइम होता है, जब जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन फ़ेज़ में होता है, उसके दौरान जो हमारी खून की शरीयाने के ऊपर ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, उसको हम कहते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर। ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये हमारे इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स की अब्ज़ॉर्प्शन से लेके पूरी बॉडी में तमाम न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों में हमारा ब्लड जो है, इसका मेन रोल है। ठीक है, अब हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? हाई ब्लड प्रेशर हम इसको तब कहते हैं जब आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 139 या 139 से ज़्यादा और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 89 या 89 से ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। इस वक़्त दुनिया में 1 तिहाई से ज़्यादा लोग जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। और वैसे भी कोविड आने के बाद ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, उनकी तादाद में पहले से ज़्यादा इज़ाफ़ा हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉज़ेज़ के बारे में कि वो कौन-कौन सी कॉज़ेज़ हैं जिनकी वज़ह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री जो है वो एक रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर होने का। उसके अलावा ओबेसिटी है, सिगरेट स्मोकिंग है, हाई साल्ट इनटेक है, फिर हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं और मज़ीद और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी वज़ह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। मैं आपको बताता चलूँ कि पुराने ज़माने में ये समझा जाता था कि जो 50 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उन्हीं को ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। लेकिन आजकल जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो देखा गया है। अभी हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में मेन रोल प्ले करता है। 1987 में ये आइडेंटिफाई हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैसियस मॉलिक्यूल है, जो कि हमारे खून की शरीयानों के अंदर बनता है, वहीं काम करता है और वहीं ये ख़त्म हो जाता है। इसका जो हाफ़ लाइफ़ है वो तकरीबन 1 से 3 सेकंड होता है। तो अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये हमारे खून की जो शरीयानें हैं, उनको डायलेट करवाता है। देखें, जब आप मार्केट से कोई पानी का पाइप भी खरीदने जाते हैं ना, तो जो वो नया पाइप है, वो चमकीला होता है, नरम होता है और लचकदार होता है। तो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वही पाइप जो है, वो कम लचकदार, खुरदरा और सख्त हो जाता है। इसी तरह हमारी जो खून की शरीयानें हैं, वो भी सख्त होना शुरू हो जाती हैं और उनकी वो कम लचकदार हो जाती हैं। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये उसको नरम, लचकदार, चमकदार रखने में हेल्प आउट करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को कम करती हैं और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को ज़्यादा करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट में आपने 4 चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले आ जाता है कि किस टाइम पे खाएँ, दूसरी चीज़ आ जाती है कि किस तरीके से खाएँ, तीसरी चीज़ है किस तरीके से पकाएँ और नंबर 4 आ जाती है हमारे पास कि क्या खाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किस टाइम पे खाएँ। तो टाइम में हमारे पास जो आइडियल टाइमिंग है खाने की, वो है सुबह का खाना आपने 8 से 9 बजे खा लेना है, आपका लंच 1 बजे और आपका डिनर जो है वो 6 से 7 बजे हो जाना चाहिए। और इसके दौरान आपका 12 से 13 घंटे का जो है आपका जो ड्यूरेशन है, वो आपने उसमें कोई चीज़ नहीं खानी। आप उस दौरान जो है आप पानी पी सकते हैं, ठीक है? अब ये है खाने की आइडियल टाइमिंग। इन टाइमिंग से आप जितना दूर जाते जाएँगे, उतना आप नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को कम करते जाएँगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ आ जाती है किस तरीके से खाएँ। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर सेसाइटी सेंटर होता है, जिसको एक्टिवेट होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर आप खाना जल्दी-जल्दी खाते हैं और 10 मिनट के अंदर-अंदर ही आप खाना इतना ठूँस लेते हैं कि
आप ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं, तो उतने टाइम में तो आपका ब्रेन का सैटिस्फैक्शन सेंटर नहीं एक्टिवेट होता, जिसने आपको ये बताना होता है कि जी आपका पेट भर गया है, फीलिंग ऑफ फुलनेस जिसने आपको फ़ील करवानी है। तो हमारे बड़े भी कहते थे कि आपने खाने को हमेशा ठहर-ठहर कर, आहिस्ता-आहिस्ता और चबा-चबा कर खाना है, तो इसके पीछे ये रीज़न है। तो जब आप प्रॉपर टाइमिंग देंगे, आप मुँह में हर निवाले को रख के प्रॉपरली उसको जब च्यू करेंगे, तो आपके जो सलिवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, अमाइलेज़ को रिलीज़ करेंगे और आपकी इमल्सिफ़िकेशन होगी फूड की, फैट्स की। तो 30% जो डाइजेशन है वो तो मुँह में होती है। अगर आप खाने को चबा-चबा कर नहीं खाएँगे तो 30% डाइजेशन तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग चबा-चबा कर नहीं खाते और जल्दी-जल्दी खाना ठूँस लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये ब्लोटिंग, बेल्चिंग, बदहज़मी, खट्टे-डिकार और ये पेट का ख़राब रहने का मसला भी उनके साथ अमूमन रहता है। तो आपने खाने को आहिस्ता-आहिस्ता और चबा-चबा कर खाना है। अब तीसरे नंबर पे हमारी चीज़ आ जाती है कि किस तरीके से पकाना है। अब पकाने में ओवर कुक कर लेते हैं चीज़ों को, खाने को बहुत ज़्यादा पकाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल और मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम खाने को ज़्यादा पकाते हैं, उसमें ज़्यादा ऑयल और मसाला ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो जो सब्ज़ी या कोई दाल या जो भी चीज़ आप पका रहे हैं, उसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, जो फाइटोकेमिकल्स हैं, उनको तो आप वैसे ही पका-पका कर और मसाले डाल के ख़त्म कर देते हैं। तो खुराक को आप जितना उसकी कुदरती फ़ॉर्म में पकाएँगे और खाएँगे, उतना ही आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा हो, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं वो क्या-क्या खुराक में चीज़ें हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को कम करती हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसके लेवल्स को ज़्यादा करती हैं। तो वो तमाम के तमाम फ्रूट जो हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को ज़्यादा करते हैं। तमाम सब्ज़ सब्ज़ियाँ जो हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को ज़्यादा करते हैं। जितना भी मोटा अनाज है, उसके खाने से नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। तमाम दालें खाने से नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं जो चीज़ें नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को कम करती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को सबसे पहले साल्ट, नमक जो है वो इसके लेवल को कम करता है। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारे पास शुगर्स, हाई शुगर जो है, जो ज़्यादा चीनी की मिकदार है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को कम करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑयल। ऑयल में हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास ऑयल है, घी है, मक्खन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को कम करता है। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रिज़र्वेटिव फूड्स हैं, जो आपके पैक्ड फूड जो आप खाते हैं, उसमें उसके खाने की वजह से भी नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल जो हैं आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करना है जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में आ जाता है कि आप वर्क प्लेस पे किस तरह से काम कर रहे हैं। आप अपना पानी कोशिश करें खुद उठकर पिएँ, अपनी चाय खुद उठकर पिएँ, ठीक है? तो आप जितना अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, आपकी कैलोरीज़ उतनी बर्न होंगी। सिर्फ़ खाना खाना ही सब कुछ नहीं होता, खाने को पचाना और कैलोरीज़ को बर्न करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको मैं बताता चलूँ कि कैलोरी कंज़म्पशन की 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर जैसे कि आपका दिल धड़क रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, फेफड़े जो है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, खून सर्कुलेट हो रहा है, तो आपकी बॉडी के एक-एक सेल को एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो 50% जो खाना खाया उसकी जो कैलोरीज़ हैं वो बीएमआर में यूज़ हो जाती हैं। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है, वो है डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। अब 10% जो आपकी कैलोरीज़ हैं, वो डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस में यूज़ हो जाती हैं। अब वो क्या चीज़ है कि आपने निवाला तोड़ा, आपने निवाले को मुँह में डाला, उसको च्यू किया, आपके स्टमक में गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपके न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब हुए, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके आपका पानी सारा अब्ज़ॉर्ब हुआ। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आपकी 10% कैलोरीज़ वहाँ पे यूज़ हो जाती हैं। अब कितनी यूज़ हो गई? 60% कैलोरीज़ जो हैं वो यूज़ हो गई, पीछे फिर भी 40% कैलोरीज़ बच गई। अब 10% कैलोरीज़ आप अगर जिम जाते हैं, आप वहाँ पर बेंच प्रेस लगाते हैं, आप स्क्वाट्स लगाते हैं, आप आइसोमेट्रिक्स करते हैं, तो 10% कैलोरीज़ जो हैं वो आपने जिम में कंज़्यूम कर ली, ठीक है? तो 70% जब आपकी कैलोरीज़ यूज़ हो गई और 30% कैलोरीज़ फिर भी बच गई। अब ये जो 30% कैलोरीज़ बच गई, इन्होंने किधर जाना है? याद रखिए जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होती हैं, वो फैट की फॉर्म में स्टोर होती हैं। वो फैट की फॉर्म में स्टोर होंगी, ठीक है? उसको हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उसको हम कहते हैं, ये जो 4th प्रोसेस है कैलोरी कंज़म्पशन का, उसको कहते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। नॉन एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस के बारे में आपको बताता चलूँ कि लेट्स सपोज़ आपके डेली के लाइफ़ के रूटीन के जो काम हैं,
आप लेट्स सपोज़ आपने एलिवेटर यूज़ करनी थी तो आप वहाँ पे स्टेयर्स का यूज़ करें। आप गाड़ी पार्किंग में लगाना जा रहे हैं, थोड़ा दूर जाके पार्किंग में लगाएँ ताकि आपको थोड़ा चल के आना पड़े। आप अपना पानी खुद उठकर पिएँ, घर में कोशिश करें अपने काम खुद करें, तो वो 30% कैलोरीज़ जो हैं वो आप इस तरह उनको बर्न कर सकते हैं। ठीक है? फिर अगली चीज़ आ जाती है स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स। तो एक नॉर्मल इंसान को 6 घंटे से ज़्यादा की जो नींद है वो चाहिए होती है। तो अगर किसी की नींद 6 घंटे से कम है तो वो ऑलरेडी 10% रिस्क पे है हार्ट अटैक के। और अगर उसकी नींद 5 घंटे से कम है तो ऑलरेडी 20% रिस्क पे है हार्ट अटैक होने के। तो कोशिश करें कि अपनी नींद जो है वो 6 घंटे या 6 घंटे से ज़्यादा उसको मेंटेन करें। अब नींद के टाइम पे फिर मैं आपको बताता चलूँगा, कोशिश करनी है कि आपने सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खाना है। क्योंकि खाने को पचाने के लिए 3 घंटे का टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। अगर आपने 10 बजे सोना है तो आप 7 बजे खाना खा लें। अगर आपने 10 बजे सोना है, आप 9 बजे खाना खाते हैं तो आप मुझे बताएँ क्या आप प्रॉपर्ली नींद कर सकेंगे? क्या आप प्रॉपर्ली सो सकेंगे? नहीं सो सकेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस जो है, आपकी अब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो तो चल रहा होगा, आपकी ऑर्गन्स एक्टिवेट होंगी, तो आप प्रॉपर्ली नींद नहीं कर सकेंगे। फिर अगली चीज़ जो कि कॉज़ हो सकती है ब्लड प्रेशर का, दैट इज़ स्ट्रेस। आप बैठें, अपनी आँखें बंद करें और सोचें कि आपके दिमाग में किस तरह की जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट हैं। कि आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपके दिमाग में डाउट्स ज़्यादा हैं, आप को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आपके दिमाग में किस तरह के थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं या पॉजिटिव चल रहे हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आप में सिम्पैथी ज़्यादा है, आप किसी गम में गमगीन हो जाते हैं, खुशी में खुश होते हैं, तो ये आपने अपना मेंटल लेवल खुद देखना है। ठीक है? अगली बात हम कर लेते हैं सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की, अब वो किस तरह से कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि ब्रेकफ़ास्ट में आप फल, बादाम, चने और सलाद का इस्तेमाल करें। जब आप फल, बादाम, चने और सलाद का इस्तेमाल करेंगे, तो एक पूरे मील से आपने साल्ट को एलिमिनेट कर दिया। तो और सेकंडली आप सोडियम साल्ट की जगह आप पोटेशियम साल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आपने 30% सोडियम जो है उसको मज़ीद अपनी रूटीन से निकाल दिया। ठीक है? और थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हैं, दैट इज़ ऑयल एंड साल्ट लीचिंग। अब ऑयल एंड साल्ट लीचिंग क्या चीज़ है कि आप जब खाना खाएँ तो आप दाल या सब्ज़ी जो है अ, उसके साथ अगर खाना खा रहे हैं तो एक उबला हुआ पानी का बाउल भी अपने उसके साथ रख लें। सालन को उसमें डालें उबले हुए पानी में और उससे निकाल लें। उससे ये होगा कि एक्स्ट्रा ऑयल और साल्ट जो है वो उस पानी में रह जाएगा और आप जो खाना खाएँगे उसमें मिनिमल साल्ट और ऑयल होगा। इस तरह से आप साल्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से मरीज़ मैंने देखा है कि ब्लड प्रेशर का मसला डायग्नोस होने के बाद 4 से 5 दिन दवाई खाते हैं, उसके बाद दवाई खाना बंद कर देते हैं। जबकि आपने इस तरह से नहीं करना, आपने 6 महीने, साल, 2 साल जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करना है और कोशिश करनी है कि हर ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है अपने घर में एक अच्छी ब्लड प्रेशर की मशीन जो है वो ज़रूर रखें। ठीक है? आपने अपनी मेडिसिन को कभी भी खुद से कम नहीं करना या बंद नहीं करना। आपने मेडिसिन भी खानी है, उसके साथ-साथ आपने ये जो मैंने आपको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बताई हैं, ये भी साथ-साथ करनी है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर मोटापे की वजह से होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हर 1 किलो वज़न वज़न कम करने से 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो ब्लड प्रेशर है, वो कम हो सकता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 रहता है और अगर आप 25 किलो वज़न कम कर लेते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर 125 पर आ सकता है, ठीक है? तो आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोस होने के बाद आप फिर भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करते और ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस भी नहीं करते, तो वही कुछ होगा जो कि एक अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में होता है कि ब्लड प्रेशर के अंदर कभी भी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जैसे साइन एंड सिम्पटम्स नहीं आते। इसमें या तो फिर स्ट्रोक होती है या फिर दिल फ़ेल हो जाता है या फिर गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं या फिर आँखों की रोशनी चली जाती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।